अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदा आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है अमेरिका सीरीज़ का। चैप्टर हमारा चल रहा है मेजरमेंट्स। लास्ट पे जहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 2 ख़त्म किया था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने 2 डिस्कस किए थे। प्लेन एंगल के लिए आपके पास रेडियन था और सॉलिड एंगल के लिए आपके पास स्ट्रेट रेडियन। रेडियन और स्ट्रेट रेडियन 2 आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे। तो आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये होते क्या हैं, उनको समझ जा रहे हैं। तो देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये आपके पास लेट्स सपोज क्या है, एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है और ये इसका रेडियस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और रेडियस ड्रा कर देता हूँ। ये देखें, ये रेडियस, 2 रेडियस ड्रा कर दिया मैंने। ठीक है, अब इनके दरमियान जो ये वाला जो गैप है, ये वाला इनके दरमियान 2 रेडियस दरमियान जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, इस गैप को बोलेंगे आर्क लेंथ। जब रेडियस की लंबाई, ये रेडियस ले लें या ये ले लें, सर्कल में तमाम रेडियस की लंबाइयाँ बराबर होती है, जितने मर्जी रेडियस आप ड्रा कर लें। ठीक है, जब रेडियस की लंबाई, रेडियस की मेजरमेंट आर्क लेंथ के इक्वल हो जाती है तो इन दोनों रेडियस दरमियान बनने वाला जो एंगल होता है उस एंगल को हम रेडियन बोलते हैं। ठीक है, जब आर्क लेंथ की लंबाई रेडियस की इक्वल हो जाएगी तो हम कहेंगे दरमियान वाला जो एंगल है वो कितना है, 1 रेडियन है। तो ये आपके पास यहाँ से आप रेडियन की डेफिनेशन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्ट्रेट रेडियन की तरफ। तो स्ट्रेट रेडियन को भी डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँगा और डायग्राम में अब हम सर्कल कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे अब हमने सफ़ेयर कंसीडर किया है। लेट्स सपोज ये आपके पास सफ़ेयर है, क्योंकि वाइट बोर्ड आपका 2 डायमेंशनल है तो इसलिए सफ़ेयर को यहाँ पे ड्रा नहीं किया जा सकता। तो ये इस सफ़ेयर का सेंटर है, ये इसका रेडियस है, 2 रेडियस दरमियान ये सरफेस एरिया जो आ गया, लेट्स सपोज पार्शियल एस है, बहुत स्मॉल एरिया होगा आपके पास, इसलिए इसे क्या कहेंगे, पार्शियल एस कहेंगे। और रेडियस है, अगर इसका जो सरफेस एरिया है सफ़ेयर का जो 2 रेडियस के दरमियान में आ चुका है, अगर ये सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ये कंडीशन आ जाती है, यानी कि जितना सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल आ जाए, रेडियस का स्क्वायर ले लें उसके इक्वल आ जाए, फिर हम कहेंगे इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो आपके पास 1 स्टी रेडियन है। स्टी रेडियन को हम SR से डिनोट करते हैं। ठीक हो गए, एंगल कितना है, 1 स्टी रेडियन, और रेडियन को आप RAD से डिनोट करते हैं। ठीक है, सर्कल में कौन सा एंगल मेजर होगा, रेडियन, और सफ़ेयर में कौन सा एंगल होगा, स्टी रेडियन। ठीक है, इसलिए इसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये आपके पास 2D है और ये आपके पास 3 डायमेंशनल एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके पास प्लेन एंगल होगा और ये आपके पास सॉलिड एंगल होगा। सॉलिड एंगल को स्टी रेडियन में मेजर करते हैं और प्लेन एंगल को रेडियन। रेडियन और स्टी रेडियन आपके पास दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। जी तो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है ये मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। डेफिनेशन को छोड़े, डेफिनेशन क्या होती है, ये मेरे पास एक नंबर है 5 6 5 4 8 9 2 7 8। ये मेरे पास एक नंबर है, तो इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। जिसका आपको डेसिमल पॉइंट नज़र ना आ रहा हो तो वो यहाँ पर होता है, इस मकाम पर होता है। ठीक है, अब अगर मैं डेसिमल पॉइंट को मूव करवाऊँ, यहाँ पे लेके आ जाऊँ, कितने पॉइंट मूव करवाया, 1 2 3 4, यानी जंप लगवा दे, 1 जंप 2 3 4, ये जंप लगा के यहाँ पे आ गया। और कितने स्टेप लिए इसने, 1 2 3 4, तो अब मैं इसको इस तरह लिखूँगा 6 5 4 8.9278 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ठीक है, तो इसी तो साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, किसी भी नंबर को 10 की पावर्स में लिख देना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ठीक है, आगे चलें, देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ
तो ये क्या कहलाएगा 65.489278 10 की पावर 6। अब आपने 6 जंप्स लगाए हैं, 4 तो ऑलरेडी लगा चुका था, 1 और 2 मज़ीद लगा दिए से जंप्स। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ 6.548928 तो कितने जंप मज़ीद लगा ली, एक जंप उसने और लगा लिया। और ये सारी की सारी आपके पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। आपके पास ये तीनों आपके पास क्या हैं, साइंटिफिक नोटेशंस हैं। लेकिन इसमें से सबसे बेहतर कौन सी है, इसमें सबसे बेहतर ये है। अब कैसे पता चला, सबसे बेहतर साइंटिफिक नोटेशन वो होती है जिसके इशारे से पहले, डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। इशारे से पहले कितना डिजिट हो, एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगी, मेयारी शक्ल साइंटिफिक नोटेशन की नहीं कहलाएगी। साइंटिफिक नोटेशन है लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, सबसे बेहतर शक्ल नहीं है। इसमें कितने हैं, इशारे से पहले कितने हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो ये भी सबसे बेहतर साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो सबसे बेहतर जो मेयारी शक्ल स्टैंडर्ड फॉर्म की वो क्या है कि इशारे से पहले कितने डिजिट्स होने चाहिए, 1 होने चाहिए, इसलिए इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, मेयारी शक्ल इसे कहते हैं। इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज होगा कि इशारे के बाद इन डिजिट्स का क्या करना है, ये वाले डिजिट्स मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में आपको राउंड ऑफ करना सिखाऊंगा कि आप इन इशारे के बाद कितने डिजिट्स रखने हैं और कितने ख़त्म करने हैं जी। तो ये आपके पास एक टर्म है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपने पॉइंट मूव करवाना है 1 2 3 4 6.02 34 10 की पावर 4। याद रखिएगा, जब भी हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, जब हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना है डेसिमल पॉइंट को, जैसे यहाँ पे मूव करवा रहे हैं, तो आपकी जो पावर है वो हमेशा 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। अगर इसका उल्टा करवाना पड़ जाए, जैसे यहाँ पे है 0.000789, तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा कि अब हमने पॉइंट को मूव करवाना है और कहाँ पे लेके जाना है, 7 से आगे लेके जाना है, ताकि इशारे से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो सके, ठीक है। तो ये 7.89 मल्टीप्लाई कितने जंप्स लगाए इसने, 1 2 3 4 जंप्स लगाए, तो 10 की पावर अब -4 आएगा, क्योंकि अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं। जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो आपकी जो 10 की पावर होती है वो नेगेटिव में होती है। क्लियर हो गया। ये पॉजिटिव कब होगी, जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे, और जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो आपकी जो 10 की पावर है वो नेगेटिव होगी जी। तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई नज़र आ रही हैं, जैसे ये 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। अब हमने करना क्या है, आप देखें यहाँ पे 10 की पावर 3 है, क्या इस 10 की पावर 3 की जगह पे मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूँगा, उसे कहेंगे जी। अब ये क्या बन जाएगा, 0.2 10 की पावर 3 की जगह पे मैं के इस्तेमाल करूँगा, के फॉर किलो, ठीक है। किलो किसकी इक्वल होता है, 10 की पावर 3 के, या इसे 1000 भी कह सकते हैं आप लोग। आगे देखें, इसकी जगह 6 की जगह पे 7.589 10 की पावर 6 की जगह पे मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूँगा, वो है मेगा मीटर, यानी मेगा मीटर। ये आपके पास ये एम पर क्या है, मेगा, ये बराबर होता है 10 की पावर 6 के, और इसको सब लिख सकते हैं 6 सिफरें लगा दें 10 के साथ, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद 8.981 10 की पावर -9 को मैं नैनोमीटर कह देता हूँ। ये जो नैनो है, नैनो कहते हैं 10 की पावर -9 को, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.003456789 इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास नैनोमीटर आ गया आपके पास। तो ये चीज़ें हैं क्या, व्हाट इज़ नैनो, व्हाट इज़ मेगा, व्हाट इज़ किलो, तो इन्हें हम कहते हैं प्रीफिक्सेस।
प्रीफिक्सेस वो अल्फाज होते हैं जब हम किसी भी रकम को साइंटिफिक नोटेशन में रखते हैं तो ये अल्फाज क्या करते हैं, 10 की पावर्स को रिप्लेस कर देते हैं। 10 की पावर्स को हमको वहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं और इन अल्फाज को वहाँ पे हम लिख देते हैं। और इन अल्फाज को लिखते किससे पहले हैं, SI यूनिट से पहले। मीटर यूनिट है, इससे पहले ये अल्फाज आ गया, इससे पहले ये आ गया, इससे पहले ये आ गया, क्योंकि नाम ही क्या इसका, प्रीफिक्स, यानी पहले फिक्स होने वाली, ऐसा यूनिट से पहले लगने वाले अल्फाज। और ये लगते हैं किसकी जगह पर है, 10 की पावर्स की जगह पर। वो 10 की पावर जो साइंटिफिक नोटेशन में इस्तेमाल हो रही हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं ये वर्ड्स, या उनकी जगह पर ये वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी बुक में एक पूरा एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में तमाम प्रीफिक्स लिखी हुई है, कितनी पावर के लिए कौन से हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो टेबल आप लोगों ने लाजमी हर सूरत में फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है, क्योंकि उससे रिलेटेड हम MCQs भी सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे बिना कैलकुलेटर के। ये तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे एरर्स। सबसे पहले आपको मैं एरर्स की यहाँ पे एक डेफिनेशन बता दूँ, बहुत ही आसान डेफिनेशन बता दूँ आप लोगों को मैं। एरर्स क्या होते हैं, देखें, एक होता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट, किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और एक वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, लेट्स सपोज स्टैंडर्ड किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की लंबाई है 5 मीटर, ये स्टैंडर्ड है, हर सूरत में हर कंडीशन को पूरा रख के ये मापी गई है, ये स्टैंडर्ड है, ये मेयारी है, सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके मापा गया था, इसलिए ये स्टैंडर्ड बन गया, इसकी 5 मीटर ही लंबाई है। अब हमने चेक करना है, अब हमने कहा कि हम भी तो चेक करेंगे 5 मीटर है या नहीं है। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, अपना इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके उसकी लंबाई चेक की, तो लंबाई क्या आ गई जी, 4.9 मीटर, ठीक है, या 4.8 मीटर या 4.5 मीटर। ये जो डिफरेंस आ गया मेजरमेंट्स के अंदर, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू और है, हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और है, ये हमारा कहलाएगा एरर। ये हमारा एरर आ गया, ये हमारी गलती आ गई, ये हमने गलती की है। ये एरर दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये एरर सिस्टमैटिक होगा, ये एरर सिस्टमैटिक होगा, या फिर ये एरर आपके पास क्या होगा, रैंडम एरर होगा। सिस्टमैटिक को हम असाइनेबल एरर भी कहते हैं और रैंडम को हम अनअसाइनेबल एरर भी कह देते हैं। इसको असाइनेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसकी कॉज का पता लगा सकते हैं, इसकी क्या वजह है इस एरर के पीछे। और रैंडम को अनअसाइनेबल क्यों कहते हैं, अभी तक इसकी डोंट नो, इसकी रीज़न का हमें कोई पता नहीं होता ये एरर किस वजह से आता है। यहाँ पे जो एरर आ सकता है, लेट्स फॉर एग्जांपल लीस्ट काउंट की वजह से एरर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई पता नहीं होता ये एरर किस वजह से आ सकता है। यहाँ पे हम लीस्ट काउंट को ख़त्म करके एरर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि क्या रीज़न्स हो सकती हैं सिस्टमैटिक एरर की। नंबर 1 जो सिस्टमैटिक एरर की रीज़न हो सकती है वो हो सकती है अन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। जो शख्स एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका एक्सपीरियंस नहीं है, पहली दफ़ा लैब में चला गया, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में होता है कि थ्योरेटिकल स्टडी करवाई जाती है कि लैब्स वगैरह का चक्कर नहीं होता, तो अन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। नंबर 2 आपके पास आ जाएगा फॉल्टी ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉल्टी है, मतलब उसको ठीक तरह से बनाया नहीं गया, उसकी साख्त ठीक तरह से नहीं बनाई गई, उसके अंदर लीस्ट काउंट्स के एरर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे मेजरमेंट्स तो यकीनन ठीक नहीं होगी। जी मेन 2 रीज़न्स हैं, अन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन और दूसरा क्या है, फॉल्टी ऑपरेटर्स। ये रीज़न्स हैं किसकी, सिस्टमैटिक एरर की। अब ये रैंडम्स एरर है, इसकी रीज़न्स हमें नहीं पता। ये कभी आपने लंबाई मेजर की तो कभी 4.1 मीटर आ गई, कभी 4.2 मीटर आ गई, कभी 4 मीटर आ गई, तो ये कोई ख़ास तरतीब से एरर नहीं आ रहा, ये रैंडम एरर आ रहा है, बेतरतीबा एरर आ रहा है। कभी 0.1 है, कभी 0.2 है, कभी है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो एरर्स आ रहे हैं, इन एरर्स को हम क्या कहते हैं, रैंडम्स एरर कहते हैं। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या होता है, इसको ठीक करने का तरीका ये होता है कि जितने भी आपने वैल्यूज़ ली हैं उसकी आप एवरेज ले लें। एवरेज कैसे लेते हैं,
तीनों वैल्यूज़ को जमा करें और 3 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इसीलिए ही तो आप जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, लैब में जाते हैं, तो एक वैल्यू को आपने 3 दफ़ा मेजर करना होता है। जब 3 दफ़ा मेजर करते हैं तो फिर कहते हैं आप इनकी एवरेज फाइंड करें। तो एवरेज फाइंड करने का मतलब यही होता है कि जब आप एवरेज फाइंड करते हैं तो रैंडम एरर आपका मिनिमाइज हो जाता है, कम से कम हो जाता है, लेकिन ख़त्म फिर भी नहीं होता। ठीक है, इसका तरीका क्या है, एवरेज वैल्यू लेना। और इसका तरीका क्या है भाई, हर एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस्ड करें, पहले बंदे को एक्सपीरियंस्ड करें, फिर वो मेजरमेंट करें, और उसके बाद फॉल्टी ऑपरेटर्स को की जगह पे अच्छा स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स लाया जाए। जब ये इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो आपका सिस्टमेटिक एरर ख़त्म हो जाएगा, और जब आप एवरेज ले लेंगे तो आपका रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तो टेक्स्ट बुक से इन टॉपिक्स को आप लोग रीड ज़रूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी आपके पास डाटा पड़ा है MCQ से रिलेटेड, तो वो उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी एक एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।